तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
टू ऑल ऑफ यू। जैसे हमने कहा था कि हम धीरे धीरे व्याकरण को छोड़ के भाषा की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए हमने प्रेपोजिशन सीखे थे।
अब हम प्रश्न की रचना कैसे करनी है वो सीखेंगे। कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसके बारे में आपको अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। ग्रामर की भाषा में प्रश्न को इंटरोगेटिव कहते हैं और उसमें एक प्रकार होता है WH क्वेश्चन, यानी व्हेन, वेयर, व्हाई वगैरह। तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, अन्य प्रश्नों की बात करेंगे। इसलिए मैंने नीचे लिखा है विदाउट WH क्वेश्चंस, क्यू क्वेश्चन के लिए है। पहले देखते हैं कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। सीरियल नंबर 1, प्रश्न कई प्रकार के होते हैं और प्रश्न के बाद वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। मैं जो टेलीग्राम पे पोस्ट देखता हूं उसमें वाक्य के बाद कई लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते। इंग्लिश में ये नियम है, हिंदी में भी नियम है कि जब वाक्य समाप्त होता है तो हमें फुल स्टॉप लगाना है, और प्रश्न की बात है तो जब प्रश्न समाप्त होता है तो उस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। आज हम जो प्रश्न की बात करेंगे वो सीरियल नंबर 2 वाला है, जिसमें यस नो में आंसर आता है। ये इसका पहला और सबसे सरल प्रकार है। चाय पीनी है? हाँ पीनी है। नहीं पीनी है। इस प्रकार के सारे प्रश्न जिसके जवाब में आपको और कोई लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं बोलना पड़ता है, सिर्फ हाँ या ना से काम हो जाता है, इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और ऐसे यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें बाहर के किसी भी शब्द की जरूरत नहीं रहती है। बाहर के शब्द जो WH वाले शब्द है वो आपको अधिक जानकारी देते हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। सीरियल नंबर 3, ये दूसरा महत्व का प्रकार है WH। वो इनफैक्ट यस नो क्वेश्चन से भी ज्यादा महत्व का है, क्योंकि इसमें करीबन 8-9 प्रकार के शब्द होते हैं जो आपको जो भी क्रियापद में है आपके प्रश्न की, या उस क्रिया से जो कर्ता जुड़ा हुआ है या कर्म जुड़ा हुआ है या और कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह है, तो उसके बारे में काफी अधिक जानकारी पाने के लिए वो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, WH वाले। सीरियल नंबर 4, तीसरा प्रकार, इसे चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। चॉइस क्वेश्चन मतलब आपको पसंद ही करनी होती है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो यजमान पूछते हैं कि चाय पियेंगे या कॉफी, तो ये चॉइस है। इसका मतलब ये नहीं आप ये कहते कि हम दोनों पियेंगे, आपको एक ही पीना है। इसी तरह कई जगह जो बिजनेस मीटिंग होती है, सेमिनार होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो टी ब्रेक में एक तो चाय का काउंटर होता है और एक सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी वगैरह का काउंटर होता है। तो अपने आप में ये चॉइस है। हालांकि कोई आपको पूछता नहीं, काउंटर वहां लगे हैं, लेकिन ये चॉइस है कि आपको गर्म पीना है तो चाय कॉफी है, ठंडा पीना है तो कोका कोला है। तो ये हिंदी में भी हम चॉइस क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आप चाय लेंगे या नींबू पानी, अभी आप नाश्ता करेंगे या बाद में। तो इनको हम चॉइस क्वेश्चन, पसंदगी के क्वेश्चन कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि चॉइस में सिर्फ 2 चीज हो, आप चाहे तो 3, 4, 5 कितने भी नाम ले सकते हो। और अगर वो हम जिसे इंग्लिश में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं, अगर इस प्रकार से नहीं है, मतलब दोनों चीज साथ में भी ले सकते हो, तो वो भी आप ले सकते हो। सीरियल नंबर 5, सीरियल नंबर 5 में प्रश्न तो होता है, लेकिन वो एक नॉर्मल वाक्य में छिपा हुआ होता है, इसलिए उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा और प्रश्न बनाने के कोई नियम नहीं लगेंगे। हिंदी में भी हम इसे बोलते हैं, मुझे पता नहीं अशोक कहाँ है। तो अशोक कहाँ है प्रश्न है, और इस प्रश्न को हमने हमारे वाक्य में, हमारे जवाब में रख दिया, मुझे पता नहीं अशोक कहाँ है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं ग्रामर की भाषा में। ये प्रश्न वाक्य के अंदर होता है, वाक्य के अंदर ही छुपा हुआ होता है, लेकिन प्रश्न के फॉर्मेट में, प्रश्न के फॉर्म में नहीं लिखा जाता और पीछे नॉर्मल फुल स्टॉप आता है। सीरियल नंबर 6,
ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अभी खाली दिखा देता हूं क्या है। इसे टैग क्वेश्चन कहते हैं। आप जब फ्लाइट से जाते हैं तो आपकी बैग को आप टैग लगाते हैं, या समझो आप किसी ब्रह्म कुमारी की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बड़ा सेमिनार है, वहां जाते हैं जहां 50-100 लोग आए हैं, तो आपकी बैग को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए इसके हैंडल में आप एक छोटी छोटी सी टैग लगा देते हैं। उस पर आपका नाम लिखा होता ताकि पहचाना जाए कि किसकी बैग है। आजकल ब्रांडेड लगेज में एक ही प्रकार की 10 बैग वहां पे हो सकती है। तो ये टैग का मतलब होता है जो एंड में लगता है वाक्य के, और उसका हिंदी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है। इंग्लिश हम बाद में सीखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैं 5-7 मिनट में नहीं सिखा सकता। तो हिंदी में हम टैग क्वेश्चन किस तरह इस्तेमाल करते हैं। समझो 8 बजे मेहमान आने वाले हैं, उनको डिनर देना है और 1 घंटे का प्रिपरेशन टाइम है। अभी 7 बजा है और खाना बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं है, तो हम उनको कहते हैं आपको अभी खाना बनाना है, नहीं बनाना। ये जो उल्टा बोलते हैं ना, नहीं बनाना, हमें भी मालूम है इनको बनाना है, लेकिन टैग क्वेश्चन हमेशा मुख्य वाक्य से ऑपोजिट होता है। अगर मुख्य वाक्य में नॉट नहीं है तो टैग क्वेश्चन में नॉट आएगा, अगर मुख्य वाक्य में नॉट है तो टैग क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये दोनों से विरोधाभास में होते हैं, तो इसको टैग क्वेश्चन कहते हैं। आप हिंदी में हर रोज बोलते हैं टैग क्वेश्चन। 7वां प्रकार जो है वो सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज में आता है। जब आप कोई भी वाक्य और प्रश्न लिखते हैं तो इसकी सीधी सादी पहचान होती है। वाक्य के पीछे फुल स्टॉप आता है, प्रश्न के पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, और प्रश्न में शब्द की जो अरेंजमेंट होती है, ऑर्डर होता है, वो थोड़ा आगे पीछे होता है वाक्य की तुलना में। लेकिन जब हम बोलते हैं तो सुनने वाला देख नहीं सकता कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं आपको प्रश्न और वाक्य दोनों एक ही शब्द में बोलता हूं। महेश आ रहा है, यह वाक्य है, महेश आ रहा है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या महेश आ रहा है, लेकिन मैं क्या नहीं बोलता, मैं पूछता हूं महेश आ रहा है। अब क्वेश्चन मार्क तो पीछे है, लेकिन सुनने वाले को दिखाई नहीं देगा। तो मुझे ये प्रश्न एक ऐसे लहके से बोलना पड़ेगा कि सुनने वाला समझ जाए कि मैं बोल नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं, महेश आ रहा है। इसको इंग्लिश में इंटोनेशन कहते हैं। शायद मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है। इसको इंटोनेशन कहते हैं। एक लहके से जो हम बोलते हैं उसको इंटोनेशन कहते हैं। तो ये मुख्य प्रकार है। जैसे मैंने कहा सीरियल नंबर 2 आज सीखेंगे, यस नो क्वेश्चन। WH वाले क्वेश्चन कल सीखेंगे, अगर कल नहीं पूरा हो पाया तो अगले दिन भी जाएगा। और सीरियल नंबर 6 मैं बाद में कभी सेपरेटली टैग क्वेश्चन ले लूंगा। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है, तो हम आराम से पूरी एक सेशन उसको डिवोट करके सीखेंगे। अभी आप ऊपर देखेंगे यस नो क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइटेड जगह में लिखा है, हम टू बी वर्ब पे बनाते हैं। ये जो पूरा स्लाइड है वो सिर्फ टू बी वर्ब के लिए है, और यहां मैं इसका प्रयोग वर्ब कहता हूं। मैं टू बी को सहायक वर्ब नहीं कहता। टू बी सहायक वर्ब भी हो सकता है, लेकिन वो दूसरे वर्तमान कृदंत के साथ आए तो, नहीं तो नहीं। वर्ब तो वर्ब ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब अकेला आता है तो वो मुख्य क्रियापद है, मेन वर्ब है। और जब ING वाले वर्तमान कृदंत के साथ आता है तो वो सहायक वर्ब बन जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इसके बारे में हमने डिटेल में पहले स्लाइड में देख लिया है। मैंने सारे एग्जाम्पल और पूरी सीरीज इसमें लिखी है। अच्छा, यहाँ एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो टू बी वर्ब है वो परिस्थिति, स्थिति दिखाता है। जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचर हूँ, मैं सुबह में भी टीचर हूँ, दोपहर को भी हूँ, और शाम को भी हूँ, रात को भी हूँ। ये अलग बात है कि मेरी स्कूल 12 बजे शुरू होती है, 6 बजे खत्म होती है, और उसके पहले मेरा टीचिंग नहीं होता, उसके बाद मेरा टीचिंग नहीं होता। लेकिन मेरा धर्म, मेरा रिलीजन तो टीचर का ही रहता है। हाँ, तो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं वो 24 घंटे हॉस्पिटल में पड़ा रहता है।
तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं होती है, तो इस प्रकार के वाक्य में आस्पेक्ट नहीं आ सकते। आस्पेक्ट कब आते हैं? जब क्रिया होती है तो, क्योंकि आस्पेक्ट क्या दिखाता है? आस्पेक्ट आपको दिखाता है कि कौन सी क्रिया हर रोज होती है, सिंपल आस्पेक्ट, कौन सी क्रिया इस वक्त हो रही है, कंटिन्यूअस आस्पेक्ट, और कौन सी क्रिया अभी अभी समाप्त हुई, परफेक्ट आस्पेक्ट। लेकिन ये तो परिस्थिति है, क्रिया नहीं है, तो यहाँ आस्पेक्ट के आने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यहाँ सिर्फ टेंस आएंगे, टेंस जरूर आएंगे। लेकिन जब मैं ऐसा एडजेक्टिव लेता हूं, जैसे टीचर यहाँ पे एडजेक्टिव है जो मेरे बारे में कुछ ज्यादा कहता है, जो आई है मतलब मैन, वो नाउन है और नाउन के बारे में टीचर कहता है। लेकिन यहाँ जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव वाली स्लाइड पे कहा था, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, नाउन के पहले नहीं आता है, नाउन के बाद प्रेडिकेट में आता है, इसलिए इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, नहीं बदलते। जैसे आई एम अ टीचर, ये हल्का सा बदलाव इसमें पॉसिबल है। अगर मैं रिटायर हो गया तो बोल सकता हूं आई वॉज अ टीचर, अभी तो रिटायर हो गया, वो अलग बात है। लेकिन जो डॉक्टर है वो, उसके बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते कि ही इज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर लेकिन अभी नहीं है, ही इज अ डॉक्टर लेकिन कल से वो डॉक्टर नहीं होगा। तो कुछ एडजेक्टिव परमानेंट होते हैं, कायम के लिए होते हैं, सभी समय के लिए होते हैं। तो यहाँ पे भूतकाल और भविष्यकाल करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन हम एक सरल एडजेक्टिव ले सकते हैं, बीमारी, बीमार, आई एम सिक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं तंदुरुस्त था तो आई वॉज नॉट सिक, आज मैं बीमार हूं, आई एम सिक, दवा खाता हूं, एक दो दिन में ठीक हो जाऊंगा, आई विल नॉट बी सिक अगेन। तो यहाँ पे सिचुएशन बदलती रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रहे, इसमें आस्पेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ टेंस आएगा, और टेंस भी आपको सोच समझ के उपयोग में लेना है। तो मैं सारे सेंटेंस बोलता हूं, सीरियल नंबर 1 में, सीरियल नंबर 2 में और सीरियल नंबर 3 में तीनों पुरुष है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई एम अ टीचर, ये सेंटेंस है, इसका एग्जाम्पल देता हूं प्रश्न का। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एम नाम का जो क्रियापद है उसको आगे लाना है। एम आई अ टीचर, वी आर टीचर्स, अभी वी है, बहुवचन है, तो मुझे टीचर का टीचर्स करना पड़ेगा, वी आर टीचर्स। तो एम की तरह आर आगे आएगा, आर वी टीचर्स। सीरियल नंबर 2, इसमें जो पहला वाक्य है यू आर अ टीचर, वो एक वचन वाला वाक्य है, इसलिए यू आर के बावजूद अ टीचर आएगा, यू आर अ टीचर। मैं एक ही व्यक्ति से बात करता हूं और सामने जो व्यक्ति खड़ी है उसको मैं बोलता हूं यू आर अ टीचर। यहां पे भी आर आगे आ जाएगा, आर यू अ टीचर। सीरियल नंबर 2 में जो दूसरा वाक्य है, मेरे सामने 5-6 टीचर खड़े हैं, बहुवचन हो गया, यू आर टीचर्स, आर यू टीचर्स। इंग्लिश की ये एक पिक्यूलरिटी है कि यू के अंदर दोनों में यू आर आता है, एक वचन में भी यू आर आता है, हालांकि आर बहुवचन के लिए है। जैसे हम हिंदी में भी एक आदमी है लेकिन हमारे मित्र के पिताजी आए हैं तो हम उसको आप कहते हैं और बहुवचन में बोलते हैं बैठो, हालांकि वो अकेले है फिर भी बोलते हैं बैठो। 4 बच्चे आए तो उनको भी बोलते हैं बैठो। तो ये भी कुछ इस प्रकार का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जहां पे यू में दोनों जगह आर आता है, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। सीरियल नंबर 3, थर्ड पर्सन, जिसे आप अन्य पुरुष कहते हैं, ही इज अ टीचर, इज ही अ टीचर, अभी यहाँ इज आया, इज ही अ टीचर, शी इज अ टीचर, इज शी अ टीचर, इट इज अ टीचर। ये वाक्य नहीं आ सकता, कोई निर्जीव वस्तु टीचर नहीं हो सकती, लेकिन ग्रामर को पूरा करने के लिए मैंने रखा है इट इज अ टीचर, इज इट अ टीचर। लेकिन एक बात हो सकती है कि अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसे रोबोट्स दिखने मिले जो शिक्षक की तरह पढ़ाएंगे, तो वहां पे रोबोट के लिए इट आ सकता है, इट इज अ टीचर, ये रोबोट टीचर है। और तीनों का बहुवचन होगा, दे आर टीचर्स, आर दे टीचर्स।
तो हल्का सा रिवीजन करते हैं इसी स्लाइड का। ये टू बी सहायक क्रियापद के रूप में नहीं इस्तेमाल किया गया है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये स्थिति और परिस्थिति दिखाता है, इसलिए इसमें आस्पेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है, और इतना ही आएगा। हाँ, इसका टेंस जरूर बदल सकता है। आई एम सिक का आई वॉज सिक हो सकता है, या आई एम सिक का आई विल बी सिक हो सकता है। मैं बीमार था, बीमार हूं, बीमार हो पड़ूंगा शायद। लेकिन टीचर है, डॉक्टर है, ऐसे शब्द में एडजेक्टिव का बदलना या टेंस का बदलना आपको सोच समझ के करना है कि किस परिस्थिति में आप दूसरे टेंस का उपयोग कर रहे हैं। और इसमें बाहर का कोई शब्द नहीं आता है। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, आपको सिर्फ वर्ब को आगे लाना है और एंड में क्वेश्चन मार्क। अभी हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। जैसे टू बी सहायक वर्ब है जो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में उपयोग में आता है, आईएनजी बना के, क्रियापद का वर्तमान क्रूदन प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के। इसी तरह टू हैव भी सहायक क्रियापद है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और वो परफेक्ट एस्पेक्ट में काम आता है। उसमें क्रियापद का भूत क्रूदन बनता है, ईडी लगता है। लेकिन इस स्लाइड की जहां तक बात है तो मैंने टू हैव को मुख्य क्रियापद के रूप में इस्तेमाल किया है, उपयोग में लिया है। और टू बी की तरह यहां पर भी टू हैव सहायक क्रियापद नहीं है। जैसे टू बी परिस्थिति दिखाती थी, टू हैव मालिकी दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है, और पोजेशन दिखाता है, कब्जा दिखाता है। ये दोनों दिखाता है, ये या दो में से एक दिखाता है। तो यहाँ पे खास ध्यान रखना, हमने हैव को मुख्य क्रियापद के रूप में इस्तेमाल किया है, ये सहायक क्रियापद नहीं है। तो टू बी की तरह यहाँ पर भी एस्पेक्ट नहीं आएंगे क्योंकि ये मुख्य क्रियापद है और ये सिर्फ पोजेशन और ओनरशिप दिखाता है। तो यहाँ पर भी एस्पेक्ट नहीं आएंगे। टेंस जरूर बदली होंगे, आई हैव का आई हैड होगा या आई विल हैव होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल लिया है। आई हैव अ पेन। अब ये थोड़ा सा फर्क है टू बी में और हैव में। हैव में से आपको डू बाहर निकालना पड़ेगा, डू की मदद लेनी पड़ेगी। डू आई हैव अ पेन, वी हैव पेन्स, डू वी हैव पेन्स। सीरियल नंबर 2, यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, यू हैव पेन्स, ये बहुवचन वाला है, यू हैव पेन्स, डू यू हैव पेन्स। सीरियल नंबर 3, ही हैज अ पेन। यहाँ ध्यान रखना, ये वर्तमान काल में थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैव का हैज हो जाएगा। हाँ, जैसे हम वॉक्स करते हैं, यहाँ पे हैव का हैज हो जाएगा। ही हैज अ पेन, तो डू का भी डज हो जाएगा। डज ही हैव अ पेन, she has a pen, does she have a pen, it has a pen, does it have a pen, they have pens। they आ गया तो does निकल जाएगा, have आ गया, they have pens। तो सामने की साइड पे भी does नहीं आएगा, do आएगा, do they have pens। खास करके सीरियल नंबर 3 के जो पहले 3 वाक्य है हैज वाले, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेशन डी का होता है, डू का होता है, हैव का नहीं होता। आपने डू को डज में कन्वर्ट किया, डू का कॉन्जुगेशन करके डज बनाया, इसलिए दोबारा आपको प्रश्न के अंदर हैव का हैज नहीं करना है। डबल कॉन्जुगेशन, दो बार कॉन्जुगेशन नहीं करना है। तो इस तरह से हैव वाले प्रश्न बनते हैं। ये भी सरल है। फर्क इतना है कि टू बी में हम सीधा एम, इज और आर को बाहर निकालते थे। यहाँ पे आपको डू सहायक क्रियापद का उपयोग करना पड़ेगा और हैव में से उसको बाहर निकाल के आगे रखना पड़ेगा। डू आई हैव अ पेन।
अब हम एक्शन वर्ब की तरफ जाते हैं। एक्शन वर्ब है इसलिए तीनों एस्पेक्ट आएंगे। मैंने सारे नहीं लिखे हैं लेकिन तीनों एस्पेक्ट आएंगे। अब यहां से नियम में एक बहुत बड़ा फर्क आता है कि एक्शन वर्ब के अंदर क्रियापद तो एक वाक्य में एक ही होगा, लेकिन अगर क्रियापद में एक शब्द है तो नियम अलग होते हैं और एक से ज्यादा शब्द है तो नियम अलग होते हैं। पहला वाक्य देखते हैं। यह ग्रह की युति वाला वाक्य है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल एस्पेक्ट है, एक वचन है, अशोक एक वचन है। तो हमें अशोक ईट्स अ बनाना करना है, थर्ड पर्सन है, अशोक ईट्स अ बनाना। तो हैव वाक्य में जैसा होता है यहाँ पे भी डू का डज हो जाएगा। आप सामने की साइड पे दे सकते हैं, डज अशोक ईट अ बनाना। हमने ईट्स का कॉन्जुगेशन प्रश्न के अंदर ईट से हटा के डू पे लेके आए, डू का डज हो गया, डज अशोक ईट अ बनाना। सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको नीचे और एक वाक्य लिखा है, यू ईट अ बनाना। तो इसमें वो ईट्स वाली बात नहीं आती है, तो उसका प्रश्न कैसे बनता है, यू ईट अ बनाना। तो इसमें डस नहीं आएगा, डू आएगा, डू यू ईट अ बनाना। अब प्रेजेंट टेंस के और दो वाक्य मैंने लाल अक्षर में लिखे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो इस क्रियापद में दो शब्द है, अशोक इज ईटिंग, दो शब्द है, इज ईटिंग, और दूसरे वाले में हैज ईटन। तो ये जो नियम मैंने आपको बताया, अशोक ईट्स अ बनाना और यू ईट अ बनाना, वो नियम ये लाल अक्षर वाले रेड फॉन्ट वाले वाक्य में नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने सामने कुछ भी नहीं लिखा है। अब हम सीरियल नंबर 2 भूतकाल पे जाते हैं। अशोक एट अ बनाना, ईट का भूतकाल होता है एट, अशोक एट अ बनाना। तो हमें डू का भी कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा, डू का भी भूतकाल करना पड़ेगा। जैसे हमने सीरियल नंबर 1 में डू का डस किया, इस तरह यहाँ डू का भूतकाल हो जाएगा, डिड हो जाएगा, DID डिड। डिड अशोक ईट अ बनाना। स्टूडेंट्स और बड़े लोग जो कॉमन गलती करते हैं वो डिड भी लिखते हैं और फिर ईट की जगह पे एट भी लिखते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, डस और ईट में आपको दो दो जगह पे कॉन्जुगेशन नहीं करना है, सिर्फ डू पे करना है। आपने डू का डीड कर दिया, इससे जाहिर हो जाता है कि ये भूतकाल की बात है। फिर ईट का एट नहीं करना है, डिड अशोक ईट अ बनाना। उसके बाद भूतकाल का कंटिन्यूअस एस्पेक्ट आता है, वॉज ईटिंग। उसके बाद भूतकाल का परफेक्ट एस्पेक्ट आता है, हैड ईटन। ये दोनों में दो दो शब्द है, क्रियापद एक है, शब्द दो है, इसलिए सामने मैंने ब्लैंक रखा है, छोड़ दिया है। डू वाला नियम यहाँ पे नहीं लागू होगा। इसके बाद हम भविष्यकाल पे जाते हैं। यहाँ तो सिंपल एस्पेक्ट में भी दो शब्द आ जाते हैं, तो मैंने सिंपल एस्पेक्ट विल ईट, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट विल बी ईटिंग और परफेक्ट एस्पेक्ट विल हैव ईटन। तीनों के सामने कोई भी प्रश्न नहीं लिखा है क्योंकि इसके नियम अलग हैं। तो यहाँ पे आपको हैव की तरह सिर्फ दो चीज की ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आमतौर पे डू आएगा, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू का डज होगा, और पास्ट टेंस में सिंगुलर हो या प्लूरल और कोई भी पर्सन हो, डीड आएगा, ये आसान है। तो इस तरह से एक्शन वर्ब के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस क्रियापद में दो शब्द होते हैं इसके वाक्य कैसे बनते हैं। ये मैं कल ले लूंगा और फिर जो समय बचेगा उसमें हम WH क्वेश्चन भी ले लेंगे। मैंने आज की सेशन थोड़ी छोटी रखी है। मैं आपसे एक दो बात कहना चाहता हूं
कि अभी अपना सीखना सिखाना थोड़ा वजन में भारी हो जाएगा। जैसे आज देखा होगा, सुबह में मैंने आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का भी एक वाक्य लिख के दिया है। अगर आप सिर्फ टेलीग्राम पे रिलाई करेंगे कि मुझे जो देखना है मैं टेलीग्राम की आगे की पोस्ट देख लूंगी, तो इससे आपको मजा नहीं आएगा, इससे आपका काम नहीं होगा। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप छोटी सी नोटबुक लेके आओ या फाइल ले लो और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े एक एक पेज रख दो। जैसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है तो उस पेज पे सिर्फ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आने चाहिए। प्रश्न से जुड़ी कोई बात है तो उसका अलग पेज, एडजेक्टिव का अलग पेज, एडवर्ब का अलग पेज, इस तरह से बना के जो भी आपको छोटी छोटी नोट आपके हिसाब से बनानी है वो बना के उसमें लिख लो। और जहां आपको लगे कि मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया है या आपका प्रश्न बढ़िया है और उसका मैंने जवाब दिया है तो उसको भी लिख लो, क्योंकि नहीं तो आगे जाके आप भूल जाओगे और फिर ऐसी चीज आपको डिक्शनरी में भी जल्दी से नहीं मिलेगी, क्योंकि डिक्शनरी में इंडिविजुअल वर्ड होता है, इस तरह के फ्रेजेस नहीं आएंगे और उसको ढूंढने में भी आपको तकलीफ पड़ेगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आपकी खुद की नोट बनाओ। जो भी चीज आपने पूछी है, मैंने बताई है, वो अगर आपको लगे ये स्पेशल है तो उसको लिख लो। किसी अन्य मेंबर के जवाब में आपको लगे कोई स्पेशल बात है तो वो भी लिख लो। और इस तरह से आपका खुद का एक बैकअप तैयार करो और उसे बार बार पढ़ते रहो, बोलते रहो। इससे आपकी जीभ को प्रैक्टिस मिलेगी बोलने की। और एक दूसरी रिक्वेस्ट मैं सभी मेंबर्स को करता हूं कि अभी आपके वाक्य इतने छोटे नहीं होने चाहिए जो पहले ग्रामर के अंदर आते थे। मैंने केला खाया, मैंने चाय पी, ये ठीक है, आपको पूछना था पूछ लिया। अगर आज भी कुछ नहीं मालूम है पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन अभी आपको सोचना है कि आपके प्रश्न के अंदर एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, इन सब चीजों को धीरे धीरे कैसे लाना है, वरना आपको प्रैक्टिस कैसे मिलेगी। और आपको सिर्फ यही सोचना है कि आज सुबह से लेकर अब तक मैं हिंदी में क्या क्या बोला, मैं क्या क्या बोली, उसको याद करो और फिर ट्राई करो उसका इंग्लिश बनाने में। आप नहीं बना पाओगे, और जो नहीं बना पाते हो तो डाल दो टेलीग्राम के अंदर, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक बनाओ, क्योंकि आगे जाके नए नए विषय आएंगे, नई नई बात होगी। मुखवास में भी अभी मैं आपको सीधा साधा मुखवास नहीं दूंगा कि ये शब्द का ये मीनिंग होता है। जैसे मैंने आपको विंड के बारे में बताया, वुड के बारे में बताया, तरह तरह की चीज मैंने आपको बताई है कि किस तरह से शब्द के मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। तो ये सब आपको आसानी से कोई बुक में या डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। और इसलिए आपको फिर एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी खुद की नोट्स बनाओ, आपकी बुक बनाओ और उसे बार बार पढ़ते रहो। तो इसके साथ हम ये सेशन बंद करते हैं। कल सबसे पहले हम 2 शब्द वाले क्रियापद के इंटरोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की भी दूंगा। और फिर अगर मुझे लगे बाद में टाइम बहुत कम रहता है तो हम प्रैक्टिस को और थोड़ी ज़्यादा बढ़ा के हमारा टाइम पूरा करेंगे, सेशन पूरा करेंगे। और WH क्वेश्चन में परसों अलग से ले लूँगा। फिर अभी मैंने फाइल नहीं बनाई तो मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम जाएगा, लेकिन कल हम देख लेंगे क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति and see you tomorrow evening once again. Thanks.